नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत है हिस्टोरिक हिंदी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आजादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। इन्होंने पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद यानी सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की थी। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भागने की कोशिश भी नहीं की, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। उनके इस अतुलनीय बलिदान के बाद सारे देश में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई थी और देश को आजाद कराने की मुहिम भी तेज हो गई। भगत सिंह का बचपन। भगत सिंह का पूरा नाम भगत सिंह संधू था। आमतौर पर इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को माना जाता है, परंतु अन्य तथ्यों के अनुसार उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 को हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती कौर था। ये एक जाट परिवार से ताल्लुक रखते थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी एवं 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने क्रोधित हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ वे उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवकों को देश की आजादी के लिए तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। क्रांतिकारी गतिविधियां। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द करने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वे भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी सरकार ने लाठीचार्ज भी किया। इन्हीं आंदोलनों के दौरान लाला लाजपत राय अंग्रेजों की एक लाठी का शिकार हो गए और लाठी उनके सिर पर लगी थी। चोट इतनी गहरी थी कि इसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद भगत सिंह से नहीं रहा गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गया जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में एक रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उसके सिर में मारी, जिसके तुरंत बाद वो होश खो बैठा। इसके बाद भगत सिंह ने 3 से 4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जब भाग रहे थे
तो एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उस सिपाही को रोकते हुए सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। पर वो सिपाही नहीं माना और आजाद ने उसे गोली मार दी। और इस तरह इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। असेंबली में बम फेंकने की घटना। भगत सिंह को पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, इसलिए अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी अब जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने ऐसे एक स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि इनकी मंशा किसी को चोट पहुंचाने की नहीं थी। बम फेंकने के बाद पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो। इसीलिए उन्होंने भागने से मना कर दिया। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह का जेल का सफर। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल तक रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौर में लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह के पूंजीवादियों को अपना शत्रु बताया था। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वो उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा था जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूं। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। हंसते हंसते चढ़े फांसी पर। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पन्नों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने के लिए महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से भी बात की। 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की गई थी। आपको बता दें कि ये सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए और लोग उनके लिए अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाएं। 23 मार्च 1931 की शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वो पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जब जेल के अधिकारियों ने उन्हें सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है, तब उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर वे बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमेशा के लिए अमर हो गए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद
बहुत से लोग अंग्रेजों के साथ साथ महात्मा गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार मानने लगे। इसी कारण जब महात्मा गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडों के साथ महात्मा गांधी का स्वागत किया। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगता है। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से भारतीय समाज में जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता में आजादी की लड़ाई की ज्वाला भड़क उठेगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्ज जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी और उन्होंने अपनी वो कसम पूरी भी करके दिखाई।